सबसे पहले मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। खुश आमदीद मेरे चैनल पे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान। उसके बाद हमने बनाई एमबीबीएस इन बांग्लादेश। मतलब उज्बेकिस्तान में हम किस तरह से वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, अपने एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इंडिया में आने के बाद हमें किस तरह के एग्जाम देने हैं। फिर इसी तरह से मैंने बांग्लादेश के ऊपर पूरी वीडियो बनाई। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एमबीबीएस नेपाल के अंदर कैसे कर सकते हैं। अगर हम नेपाल के अंदर एमबीबीएस करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, उसकी फीस कैसी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की एजुकेशन कैसी है, इन तमाम चीज़ों में हम इस वीडियो पे बात करेंगे। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं नेपाल से रिलेटेड दूंगा, वहाँ के एजुकेशन के बारे में दूंगा। कुछ अच्छी बातें भी हैं नेपाल की, कुछ थोड़ा सा बुरी बातें भी हैं नेपाल की। सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। एक नेपाल की बहुत अच्छी बात यह है कि हम नेपाल के अंदर जिस भी कॉलेज में एमबीबीएस करना चाहते हैं उस कॉलेज को हम एडमिशन लेने से पहले जाकर देख सकते हैं। ऐसा इसलिए कि नेपाल हमारे इंडिया का एक फ्रेंडली कंट्री है, हमारे दोस्ताना संबंध है नेपाल से, जिसकी वजह से वहाँ जाने पर हमें ना किसी किस्म का पासपोर्ट लगता है और ना ही कोई वीज़ा हमें लेने की ज़रूरत होती है। हम वहाँ पर डायरेक्ट जा सकते हैं अपने एक पहचान पत्र के, एक इंडियन पहचान पत्र अगर हमारे पास है तो हम वहाँ विजिट कर सकते हैं, पूरे नेपाल को घूम सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक अच्छी बात है कि हम एडमिशन लेने से पहले भी वहाँ जाकर वहाँ के कॉलेज को देख सकते हैं जहाँ पर हमें एमबीबीएस करना है। बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि हम अपनी कंट्री से बहुत दूर जाके एजुकेशन ना लें, और पेरेंट्स भी इसी तरह की सोच रखते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए बहुत दूर ना जाएं। किसी किस्म की कोई इमरजेंसी हो या कोई नीड हो या कोई फंक्शन हो तो वो अपने घर आ सके आसानी से। तो नेपाल एक बेस्ट ऑप्शन है अगर इस तरह के हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे या हम कहीं दूर, बहुत दूर ना जाएं अपने देश से पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, तो नेपाल एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेपाल ही सिर्फ एक ऐसा कंट्री है जो हमारे देश के करीब है, हमारे कंट्री के करीब में है और वहाँ पे हम एजुकेशन ले। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे हम जाके एमबीबीएस कर सकते हैं और वो हमारे कंट्री के बहुत करीब है। और इस तरह की जिस भी कंट्री से आप एमबीबीएस करना चाहते हो, अगर आप कुछ सोच रहे हो कि मैं अपने कंट्री के बहुत ज़्यादा दूर ना जाऊं और करीब की कंट्री में एमबीबीएस करूं, तो आप कमेंट के अंदर मेंशन करिए कि आप किस कंट्री के बारे में सोच रहे हो। उस कंट्री के ऊपर मैं एमबीबीएस से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बनाते रहूं और इन तरह के वीडियो से आपको भी बेनिफिट मिलता रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेपाल के ओवरव्यू के बारे में। उसके बाद वहाँ के जो फीस का स्ट्रक्चर है, पर ईयर कितना फीस है और हमारा एमबीबीएस कंप्लीट होने तक कितना एक्सपेंस होएगा, ये तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी है, हमें पढ़ाई के अंदर कोई दिक्कत, रहने सहने के अंदर दिक्कत, वो सारी चीज़ों पे हम वहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद वहाँ का फूड, सबसे इम्पोर्टेंट, वहाँ का फूड कैसा है, इस पर भी हम पूरा डिस्कस करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। फिर फूड हो गया, वहाँ का क्लाइमेट, मौसम कैसा है, वहाँ के हम जा रहे हैं वहाँ 5 से 6 साल हम वहाँ पे अपना स्पेंड करेंगे, वहाँ एजुकेशन लेंगे, तो वहाँ के क्लाइमेट की हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद वहाँ के लैंग्वेजेस, क्या वहाँ पे हिंदी बोली जाती है और या फिर कुछ नेपाली लैंग्वेजेस होती है, कुछ पहाड़ी लैंग्वेज होती है, उसका इस्तेमाल कितना होता है, हमारे एजुकेशन जो है वो किस लैंग्वेज में होगी। MECE एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। फिर हमारे इंडिया का जो रूल है, जो बाहर से एमबीबीएस करके आते हैं, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल की एजुकेशन लेके आते हैं, तो वहाँ जिस कॉलेज से वो एजुकेशन लिए हैं वो एजुकेशन जो है हमारे एनएमसी रूल एंड रेगुलेशन पे फिट होता है या नहीं। अगर हमारे एमएनसी रूल में फिट नहीं होता है तो वहाँ की क्वालिफिकेशन को यहाँ हमारे इंडिया के अंदर किसी किस्म की कोई मान्यता नहीं दी जाती है। अगर हम बात करते हैं नेपाल के डिस्टेंस के बारे में कि कितना वक्त, कितना समय या कितनी दूर है नेपाल हमसे, तो हार्डली 1 आवर का जर्नी है दिल्ली टू नेपाल। अगर हम बाय फ्लाइट जाते हैं तो 1 घंटे के अंदर हम दिल्ली से नेपाल पहुंच जाएंगे। और अगर आप चाहते हो बाय रूट जाना, बाय ट्रेन जाना, तो भी जा सकते हो।
बहुत सारे हमारे इंडिया के स्टेट ऐसे हैं जो नेपाल के बॉर्डर को कनेक्ट करते हैं, जो बॉर्डर आपस में शेयर करते हैं, तो वहाँ जा सकते हैं। मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि हमारा फ्रेंडली कंट्री है, तो वहाँ पर हमें वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप चाहो तो एडमिशन लेने से पहले वहाँ के कॉलेज को देख सकते हो, समझ सकते हो, बाय रूट, बाय एयर, बाय बस, बाय ट्रेन, किसी भी तरह से आप नेपाल इजीली जा सकते हो। अगर हम बात करते हैं नेपाल की करेंसी के बारे में, तो नेपाल की करेंसी जो है हमारे इंडिया के रुपीस के कंपैरिजन में, अगर हम इंडिया के रुपये से कंपेयर करते हैं तो 0.6% 6 टाइम है, 0.6 टाइम हमारे इंडियन रुपीस के कंपैरिजन में है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमारा पैसा नेपाल के पैसे से बड़ा है इंडिया का पैसा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके बीच में। तो एक बात तो तय है कि नेपाल के अंदर अगर हम एमबीबीएस कर रहे हैं तो एक्सपेंस जो है एमबीबीएस का कम आएगा एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया के हिसाब से नेपाल में हमारा एक्सपेंस थोड़ा कम आएगा। ये एक अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो नेपाल में एमबीबीएस करना चाहते हैं। अगर हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात करें तो एज कम्पेयर टू इंडिया वहाँ का डेवलपमेंट बहुत स्लो है। हमारे इंडिया के मुकाबले वहाँ का डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, ना वहाँ पे ऐसे अच्छे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे पढ़ ही नहीं सकते या कोई फैसिलिटी ना हो, फैसिलिटीज है। वहाँ का डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कम इसलिए है कि वहाँ पे माउंटेन एरिया ज़्यादा है, वहाँ पे पहाड़ ज़्यादा है, तो उस वजह से वहाँ पे जो डेवलपमेंट है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर सुधार बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि माउंटेन एरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमको फॉरेन में मिलता है, जॉर्जिया हो गया, उज्बेकिस्तान हुआ, रशिया हो गया, चाइना हो गया, तो यहाँ पे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। और अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं, तो तकरीबन सेम है इंडिया के जैसा। वहाँ पे जैसे इंडिया के कुछ स्टेट में, कुछ जगहों पे ऐसा है कि -10 तक टेम्परेचर जाता है, स्नोफॉल भी होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह नेपाल में भी है, सर्दियों के दिन में जो है -10 तक वहाँ पे क्लाइमेट चला जाता है। बाकी तकरीबन सेम ही रहता है वहाँ का भी क्लाइमेट इंडिया के कंपेरिजन में। क्लाइमेट की बात हो गई, क्लाइमेट तकरीबन सेम है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा तकरीबन सेम है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, वही डिसीजेज, वही चीजें हमको देखने को पेशेंट के अंदर मिलेगी, वही स्टडी करने को मिलेगी। और पढ़ाई के बाद जब हम इंडिया वापस आते हैं तो उन्हीं डिसीजेस के ऊपर हमको वर्क करने का मौका मिलेगा, तो हमको आसान पड़ेगा, इजी पड़ेगा। और ये एक अच्छा एडिशनल बेनिफिट होगा कि हम उन्हीं डिसीजों को ट्रीटमेंट करके उसी तरह के बीमारियों को देख के जो आमतौर से हमारे इंडिया में हो रही है या होती है। अब अगर हम बॉडी टाइप की बात करें तो जिस तरह से हमारे इंडिया में लोग होते हैं बिल्कुल उसी तरह से तकरीबन सेम ही होते हैं नेपाल के भी लोग, और हमारा खाना पीना भी तकरीबन सेम होता है। तो हमको वहाँ अगर स्टडी कर रहे हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स ये मिलेंगे कि तकरीबन वही डिसीजेज, वही बॉडी स्ट्रक्चर, वही सारी चीज़ें हमको मिलेगी। जैसे हम फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग बॉडीज हमको देखने को मिलती है, अलग उनका डिसीज भी अलग होती है, उनका डोज भी अलग होता है। तो यहाँ पर वो बातें नहीं रहेगी, यहाँ पे तकरीबन सेम रहेगा। हम जब एजुकेशन के बाद इंडिया आते हैं तो हमको एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा कि हम उन्हीं डिसीजों पे काम किया है जो आमतौर से हमारे इंडिया में हो रही है। नाउ वी टॉक अबाउट द एमएनसी रूल एंड रेगुलेशन। अगर हम या हमारे बच्चे बाहर विदेश में एमबीबीएस करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जिस कंट्री में हम जा रहे हैं या जिस कॉलेज में हम एडमिशन ले रहे हैं वहाँ का एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया के एमएनसी रूल एंड रेगुलेशन में फिट बैठता है या नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि नेपाल का जो सिस्टम है, नेपाल के जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे इंडिया के एमएनसी रूल्स में फिट बैठता है। अगर एमएनसी रूल में फिट है, एमएनसी रूल के हिसाब से वहाँ एजुकेशन है, तो वहाँ पर आप एमबीबीएस के अंदर एडमिशन ले सकते हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। अब सबसे पहले एमएनसी रूल्स में यह आता है कि जहाँ जिस भी कंट्री या जिस कॉलेज में हम एडमिशन ले रहे हैं फॉरेन के अंदर, विदेश के अंदर, तो वहाँ का जो एजुकेशन पैटर्न होना चाहिए एमबीबीएस के लिए ये वो 4.5 ईयर मतलब 4.5 साल जो है वहाँ पे स्टडी होना चाहिए, और 1 ईयर 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए। मतलब टोटल जो है 5.5 साल का कोर्स, उसमें 4.5 साल स्टडी होगी और 1 साल इंटर्नशिप होगी। तो ये 5.5 साल कंप्लीट होते हैं। ये एमएनसी का पहला रूल है। तो ये हमारे
नेपाल में जो है 5.5 साल का एजुकेशन एमबीबीएस को दिया जाता है, जिसमें 4.5 साल स्टडी है और 1 ईयर जो है इनको प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये एक अच्छी बात है। आपकी पूरी एजुकेशन, पूरी पढ़ाई वहाँ की लोकल लैंग्वेज से हमें कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे जो भी लैंग्वेज बोली जाती हो, लेकिन जिस कॉलेज या जिस कंट्री से आप एमबीबीएस कर रहे हो वहाँ पे आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई जो है इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। ये हमारी एमएनसी का रूल है। तो नेपाल के अंदर जो है आपको जो एजुकेशन दी जाएगी एमबीबीएस के लिए, जो पढ़ाया जाएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये एक अच्छी बात है। दूसरा, जिस कॉलेज में हम एडमिशन लिए हैं नेपाल के अंदर एमबीबीएस के लिए, जिस कॉलेज में हम एडमिशन लिए हैं वो कॉलेज WHO से लिस्टेड होना चाहिए। अगर WHO से लिस्टेड नहीं है तो वो हमारे एमएनसी में फिट नहीं बैठता। इंडिया के अंदर वो एजुकेशन का कोई महत्व नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज एमएनसी रूल्स के हिसाब से कि जिस भी कॉलेज से, जिस भी कंट्री से आपने एजुकेशन लिया, एमबीबीएस कंप्लीट किया, तो एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद आपको उस कंट्री के अंदर लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस मिलना चाहिए। मतलब वहां पर आप प्रैक्टिस करने के एलिजिबल हो, इस चीज का लाइसेंस आपको उस कंट्री का होना चाहिए, तो ही यहाँ पर आके आप एग्जाम देकर आप यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। वरना अगर आपको वहाँ पे एजुकेशन दिया गया, लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस नहीं दिया गया, तो वो हमारे एमएनसी रूल के खिलाफ होगा, हमारे एमएनसी रूल में फिट नहीं होगा, इसलिए उसकी कोई मान्यता भी नहीं होगी। अब नेपाल के अंदर एक एंट्रेंस एग्जाम होता है MECEE, ये कंपलसरी होता है कुछ कॉलेज के लिए। जैसे वहाँ के जो आर्मी कॉलेज है, अगर वहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ये MECEE एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। दूसरा, वहाँ पे कुछ वीआईपी कोर कॉलेजेस हैं जिसमें एडमिशन लेने के लिए ये कोर्स, ये एंट्रेंस एग्जाम, कंपटीशन का एग्जाम जो है ये मस्ट है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे काठमांडू यूनिवर्सिटी है, काठमांडू यूनिवर्सिटी के तहत चलने वाले बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर आप बिना इस एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन ले सकते हो। लेकिन वहाँ के आर्मी कॉलेज और कुछ मेडिकल कॉलेज है जिसके अंदर एडमिशन लेने के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम मस्ट है। तो अगर आप वहाँ की आर्मी कॉलेज या कुछ ऐसी कॉलेजेस हैं जहाँ पे ये एग्जाम मस्ट है, वहाँ एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको नेपाल में ये एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। लेकिन अगर आप काठमांडू के यूनिवर्सिटी और काठमांडू यूनिवर्सिटी के जरिए चलने वाले बहुत सारे कॉलेजेस, एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, वहाँ अगर आप एडमिशन लेते हो तो विदाउट इस एंट्रेंस एग्जाम के आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप 12th के अंदर पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट में आपके 50 मार्क्स या तीनों को मिला के आपके 50 मार्क्स होना चाहिए। अगर 50 मार्क्स आपके नहीं है तो आप एमबीबीएस के लिए एलिजिबल नहीं हो नेपाल में। दूसरा ये कि जो हमारे इंडिया के अंदर नीट का एग्जाम दिया जाता है, उस नीट के एग्जाम में कम से कम आपके क्वालिफाई मार्क्स होना चाहिए। क्वालिफाई मार्क्स जो है उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका पीसीबी में 50% नहीं है या इंडिया के अंदर जो आपने नीट का एग्जाम दिया उसके अंदर क्वालिफाई मार्क्स आपने नहीं हासिल किया तो आपको नेपाल में एमबीबीएस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया के अंदर ओबीसी, CST, ST ऐसे कास्ट कैटेगरी होती है, उनके हिसाब से अगर आप मार्क्स लियो, जैसे कास्ट के हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिलता है, कम मार्क्स में एडमिशन मिलता है। तो अगर आपने ऐसे कास्ट के हिसाब से, कास्ट कैटेगरी के हिसाब से आपने मार्क्स लिया है तो आपका नेपाल में एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कोई कास्ट नहीं, एक ही सिस्टम चलता है, मार्क्स, मेरिट। अगर आप वहाँ पर कास्ट के हिसाब से मार्क्स लाए हो, जैसे 45% लाया आपने पीसीबी में और यहाँ के नीट के एग्जाम में भी आपका क्वालिफाई मार्क्स से कम है, तो इंडिया के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट होने की वजह से एडमिशन हो सकता है, लेकिन नेपाल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, बजट। सबसे मेजर जो पॉइंट है बजट। तो बजट को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्ट है। जैसे कि अगर आप रशिया में, उज्बेकिस्तान में, इन सारी कंट्रीज में अगर आप जाते हो तो आप तकरीबन 30 लाख में आप एमबीबीएस कंप्लीट करके आ सकते हो। लेकिन अगर आप नेपाल जाते हो तो ये अमाउंट जो है 50 लाख टू 75 लाख हो सकता है। 50 लाख से 75 लाख रुपए तक का पूरे कोर्स का खर्च हो सकता है। रसिया, उज्बेकिस्तान और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां से नेपाल का बजट जो है एमबीबीएस के लिए वो महंगा पड़ता है। अगर आपके वहां पर
एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है। वहां पर आप एजुकेशन कर रहे हो और कोई भी एक्सपेंस जो है फालतू के नहीं है, तो 50 से 55 लाख में आप एमबीबीएस कंप्लीट करके इंडिया वापस आ सकते हो। ये जो 50 से 55 लाख का खर्चा आ रहा है, इसमें आपकी ट्यूशन फीस है, एग्जाम फीस है, टर्म फीस है, सारी फीस, सारा एकोमोडेशन, वहां रहने का खर्चा, वहां खाने का खर्चा, सारा खर्चा इसमें इंक्लूड करके 50 से 55 लाख में आप एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हो नेपाल में। अब अगर आप वहां पे बाहर शॉपिंग करते हो, बाहर खाना खाते हो, घूमने फिरने जाते हो, दूसरे एक्सपेंस है, तो आपका जो बजट है एमबीबीएस का वो 50 लाख से लेके 75 लाख तक जा सकता है। तो बात ये होती है कि जब हम 75 लाख तक यहाँ नेपाल में जा रहे हैं, तो कुछ 80-90 लाख रुपया या 1 CR पकड़ लो, 1 CR तक का खर्चा आप इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप वहां लिमिट में खर्चा करते हो, 50 लाख तक आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा नेपाल के अंदर। इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आप नेपाल में एमबीबीएस करना चाहते हो, तो मैं बता दूं कि पूरे नेपाल के अंदर एमबीबीएस की सीट्स बहुत कम होती है, खास करके इंटरनेशनल या विदेशी बच्चों के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वहाँ की सीट्स कम होती है और एक्सपेंस भी जो है वो कोई मतलब एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से हर साल तकरीबन 6 लाख बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं। हर साल नीट के एग्जाम देने वाले की बच्चों की तादाद लाखों में जा रही है, उनकी संख्या लाखों में जा रही है। और हमारे इंडिया के अंदर इतने कॉलेजेस नहीं है। इसमें जो नए कॉलेजेस खुल रहे उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे जो बच रहे हैं। तो अगर देखेंगे आप रेशो, तो खास करके एमबीबीएस का बहुत बड़ा रेशो हमारे इंडिया के अंदर है, जो फॉरेन में जाके एमबीबीएस कर रहे हैं। इसकी एक वजह ये भी कि हमारे इंडिया के अंदर कॉलेजेस कम है और सीट्स भी लिमिटेड है और एग्जाम अपेयर करने वाले बच्चे बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे के अंदर टैलेंट नहीं है या बहुत कमजोर है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कंपटीशन जो है पॉपुलेशन की वजह से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। तो ये पूरा नेपाल का इंफ्रास्ट्रक्चर, नेपाल का फूड, नेपाल की फीस, वहाँ का बजट, वहाँ की कॉलेज की रिक्वायरमेंट, हमारे एमएनसी में के रिक्वायरमेंट, रूरल रेगुलेशन में वहाँ की एजुकेशन फिट होती है कि नहीं, सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में आपके लिए रख दिया। तो अब आपको चूज करना है क्या आप एमबीबीएस के लिए नेपाल जाना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस तरह के वीडियो चाहिए तो कमेंट में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।